हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। देखो, मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीज़न आने वाला है विंटर। विंटर का ये मज़ा है कि हमारा पैसों का कामकाज बड़ा अच्छा चलता है। क्यों सर? मतलब देखो, जब समर में हम पानी पूरी खाते हैं ना, तो मानसून में पानी पूरी खाते हैं तो तबीयत जल्दी बिगड़ जाता है। लेकिन एक ये विंटर ऐसा सीज़न है जो हेल्थ का सीज़न है। जो मर्जी पड़े वो खा लो, है ना। मतलब मज़ा आता है। विंटर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीजन ऑफ ऑल टाइम, बराबर है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात है, दिवाली आ रही है, सबकी दिवाली आ रही है, सब लोग कपड़े भी खरीदने जा रहे हैं, ठीक है ना। और दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जब हम सब टॉप टू बॉटम नई नई चीज़ें पहनना पसंद करते हैं। एवरीथिंग, सॉक्स से लेके सब कुछ भी, है ना, ठीक है ना। डिटेलिंग करना नहीं चाहूँगा, ठीक है, हम समझ सकते हैं। तो मैं भी आज खरीदी करने जा रहा हूँ। जस्ट आज का वीडियो छोटा सा होगा, 1 डेढ़ 2 घंटे का होगा, ठीक है ना। फिनेंशियल मैनेजमेंट, उसके बारे में हमने बहुत कुछ चर्चा किया था और हमने बिजनेस लेवल पे बातें करी थी, ठीक है ना। अभी शायद हमें कंपनी लेवल के भी थोड़ी बहुत बातें करनी पड़ेगी। जब तक बच्चों को छोटे छोटे लेवल पे समझाने से समझ आ जाए तो छोटे छोटे लेवल पे ही पढ़ना चाहिए। बट जब भी अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए, कल अगर हमने बात करी थी, कल का वीडियो जिसने भी देखा है तो ये रहा, देखो, इसको मैं वापस हाईलाइट करना चाहूँगा। गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर, वहाँ पे मैंने मेरा खुद का ही एग्जांपल ले लिया था, ठीक है, जहाँ पे एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, ऐसा पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक है एटलीस्ट हाल फिलहाल 8.1.2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, हेतु क्या है, तो उन्हीं चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हुए बोलेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का हेतु है और याद आया कल की चीज़ें, ठीक है ना। और ये कैसे होता है, यहां पे मुझे कंपनी का एग्जाम्पल देना पड़ेगा। किस चीज़ का एग्जाम्पल देना पड़ेगा? कंपनी का। देखो, आपको कभी कभी लगता होगा ये शेयर के भाव बढ़ते क्यों हैं और शेयर के भाव कम क्यों होते हैं, ठीक है। देखो, अब समझो, यस, मेरी एप्पल जूस का वो पाउच आता है ना, एक 10 रुपए का पाउच आता है, उसका मेरा कंपनी है एप्पल के जूस का, ठीक है ना। और नाम कुछ भी है, समझ रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वो पेपर बोट आता है। तो हमने उसको नाम, बोट तो नाम नहीं दिया, हमने उसको नाम दे दिया पेपर सिप। अच्छा, पेपर सिप, चलो SIP, बढ़िया। ये हमारी जूस की, एप्पल की जूस की। अब देखो, मैं क्या करता था, मेरा कंपनी में मैं एप्पल लोकल मार्केट से खरीदता था, एप्पल लोकल मार्केट से मैं खरीदता था, ठीक है, गॉट इट। अब जब लोकल मार्केट से मैं एप्पल खरीदता था तो मुझे तकरीबन 60 रुपए किलो पड़ते थे, ठीक है। कितने पड़ते थे? तो मेरा प्रॉफिट भी कम पड़ता था, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने सीधा JNK से खरीदा। आपको पता है JNK में एप्पल का आज की तारीख का भाव क्या है? गूगल कर लेना, बाद में कर लेना, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है ना। आज की डेट में, अभी का वीडियो, आज डेट क्या है बेटा? 19 है ना, ठीक है। आज 19 अक्टूबर 2024 है। कृषि मार्केट में गूगल कर लेना, 21 रुपया भाव चल रहा है, 21 रुपीज़। आज का रेट बता रहा हूँ, करंट रेट बता रहा हूँ, ठीक है ना, आप समझ रहे हो। यस, 21 रुपीज़ किलो, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट वहाँ से उठाया। कोई डाउट है बेटा? नहीं है। अब यहाँ से उठाया तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो गया। अब जैसे ही मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हुआ, ठीक है ना, जैसे ही मेरा प्रॉफिट बढ़ा, समझ रहे हो, तो मार्केट को मैंने एवरी 3 मंथ्स यानी क्वार्टरली में रिजल्ट बताता हूँ। तो मैंने बताया कि मेरा प्रॉफिट जो पहले कुल मिला के 1 करोड़ हुआ करता था और वो सेल्स भी बढ़ा, कुल मिला के मेरा 7 करोड़ हो गया प्रॉफिट, ठीक है। फिर दूसरे 3 महीने के बाद मैंने मार्केट में मेरे जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं हर 3 महीने पे, वहाँ पे मैंने बताया 86 करोड़ प्रॉफिट। फिर धीरे धीरे मेरा एडवर्टाइजमेंट बढ़ा 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 बढ़ा, एकदम से और तीसरे महीने में 700 करोड़ मेरा प्रॉफिट हो गया। जैसे जैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है,
लोग मेरे शेयर खरीदने के पीछे पड़ रहे हैं, और जैसे जैसे लोग ज़्यादा शेयर खरीदने के लिए पीछे बढ़ रहे हैं, तो मेरा जो शेयर का प्राइस था, क्या था, शेयर का प्राइस था जो एक ज़माने में 10 रुपये था, वो अभी तकरीबन 27 रुपीज़ तक पहुंच चुका। ठीक है, तो जैसे जैसे मेरे एवरी क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, वैसे वैसे मेरे शेयर के भाव बढ़ते जाएंगे। समझ रहे हो? कोई डाउट है आपको? सेल बढ़ेगा, रॉ मटेरियल्स मुझे सस्ता पड़ेगा, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मेरी फिर मैं आइटम्स भी बढ़ाता जाऊंगा, जैसे एप्पल है वैसे दूसरी दूसरी चीज़ों को भी मैं इन्वॉल्व करता जाऊंगा, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो मेरा शेयर का प्राइस भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड गाइस। हाँ, ओके, हाँ, मच बेटर। ठीक है, अब ये जो मेरे शेयर का प्राइस बढ़ा, ठीक है ना, आप चले जाओ पेज नंबर 86 के ऊपर, दूसरी वाली लाइन के ऊपर, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ। कैसा बेटा? नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ, इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ माइनस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, व्हाट इज अ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ इज इक्वल टू आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ माइनस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। अगर इसको मैं मेरे तरीके से समझाने जाऊं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ, हमारे शेयर का प्राइस क्या है 27, और एक बंदे ने जब सबसे पहली बार इसका शेयर खरीदा तो क्या था 10 रुपए में उसने खरीदा था, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, तो उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ क्या हो गया 17 रुपए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पता चला मैंने क्या समझाया? नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ, उसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ। वेल्थ कैसे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, है ना? देखो 2024 में जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए, ठीक है, लोकसभा चुनाव, अभी नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बना ना, तो बीजेपी को 242 या 241 सीट्स मिली, मतलब मेजोरिटी मार्क्स से 30 कम अप्रोक्सीमेटली। यहां पे नीतीश कुमार की पार्टी, जिनके पास अच्छी खासी सीट है, और चंद्रबाबू नायडू है ना, आंध्र प्रदेश, ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, तो चंद्रबाबू नायडू के सपोर्ट से बीजेपी ने गवर्नमेंट बना ली। तो चंद्रबाबू नायडू की वाइफ और उसका जो लड़का है, उसकी जितनी भी कंपनियां हैं, ठीक है ना, कंपनियों के नाम हाल फिलहाल मुझे याद नहीं है, आप गूगल करोगे तो पता चल जाएगा, जिसके भाव रिजल्ट के दिन 400 रुपए थे ना, रिजल्ट के 5 दिन के बाद वो 700 तक चले गए थे। ठीक है, कितने चले गए? 700 तक। अब उन लोगों के पास एटलीस्ट 1-1 लाख शेयर थे, तो 1 लाख शेयर का 400 के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, तो कुछ मिला के देखो, समझो 4 करोड़ का जो अगर है अप्रोक्सीमेटली बताया, वैसे उन लोगों के पास लाखों में शेयर थे। कितने में शेयर थे? लाखों में शेयर थे। ये 1 लाख नहीं थे। जो उनकी जो वाइफ है, धर्म पत्नी है, फिर उनका लड़का है, तो उनकी नेटवर्थ मतलब डबल हो गई थी सिर्फ 5 दिन में। तो शेयर का भाव 400 से लेके कितना चला गया? 700 चला गया। तो उनकी असेट्स है वो सिर्फ 5 दिन में डबल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उनका टेका नहीं होता, फूड से रिलेटेड कंपनी थी, और एक कंपनी नहीं थी, दूसरी भी थी, क्या नाम है उसका, यस, हेरिटेज फूड लिमिटेड, है ना, अभी हाँ बहुत सारी है, हेरिटेज फूड लिमिटेड, ये चंद्रबाबू नायडू की कंपनी है, ठीक है ना, गूगल करते सब कुछ आता है, ठीक है, हेरिटेज फूड्स लिमिटेड। अभी क्या, अभी थोड़ा डाउन है कि 629, ठीक है ना, 629, अच्छा ही रेट है, आप समझ रहे हो। तो इन्वेस्टमेंट व्हाट इज, अभी हमको जो पढ़ाने वाला है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ माइनस उसके लिए आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, कोई डाउट है बेटा? हम आगे पढ़े। 8.1.2 पढ़ रहे थे। इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जो सबसे ज्यादा समझने वाली चीज थी वो मैंने आपको पहले ही कवर करवा दी, ठीक है ना। योग्य, अब तो सिर्फ प्लेन रीडिंग होगा और रटवाने वाला काम काज हो जाएगा। योग्य भावना दीदी, ठीक है बेटा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हाँ, फिनेंशियल मैनेजमेंट बोल दो,
कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में, ठीक है ना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट शुड बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर। ऑनर का जो आर्थिक भलाई का कामकाज है, हमने कल ही इसके बारे में चर्चा किया था, जो कल का फर्स्ट पार्ट है, इसी पर्टिकुलर आप आए थे ना बेटा, देखा था ना हमने, वो बोर्ड का एग्जाम्पल लिया था, आर्थिक भलाई। थ्रू द यूज ऑफ द फिनेंशियल रिसोर्सेज फिनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट इकोनॉमिक मैक्सिमाइजेशन ऑफ द ऑनर who आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। हमने कल मेरा एक लोकल लेवल पे एग्जाम्पल लिया था, अब हमने शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी के बारे में लिया, ठीक है ना। देखो अब समझो, ये जो 629 रेट है ना, 629, ठीक है। अब क्या करें, अभी एज सुन एज नरेंद्र मोदी रिजाइन दे दे, मतलब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ना रहे योग्य, और एट द सेम टाइम चंद्रबाबू नायडू को सीएम पद से भी इस्तीफा देना पड़े, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाए तो ये जो 629 है ना, वो सीधा 300 तक आ जाएगा, और फिर बेचने का भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हो चीज़ों को, मार्केट एक सेंटीमेंट से चलता है, ठीक है ना। इनको लगता है कि गवर्नमेंट में है तो कंपनी ज़्यादा अच्छा करेगी और वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रहेगी, ठीक है, समझ रहे हो। वैसे शेयर के बारे में हमें ज़्यादा इन डिटेलिंग में अभी हाल फिलहाल चर्चा करना नहीं है। योग्य, फॉलोइंग आर इट्स टू अप्रोचेस फॉर दिस एज फॉलोस। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। वो ऊपर वाला पैराग्राफ दूसरी बार समझाऊं कि मैं आगे बढ़ू ना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का हेतु अगर होता है तो हमें उसके लिए काम भी करना पड़ता है, ठीक है। हमें अगर हमारी कंपनी है तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि रॉ मटेरियल सबसे सस्ता कहाँ से मिले, है ना। मैंने क्या बोला, अगर लोकल मार्केट से हम खरीद रहे तो हमें फिर भी थोड़ा महंगा पड़ रहा था। हमें जम्मू एंड कश्मीर से कितने में मिल रहा था, 21 रुपीस में, ठीक है। तो नॉलेज होना ये अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो सर ये यहाँ पे हम 100, 120, कभी कभी 150, 200 में यहाँ से क्यों मंगा रहे हैं, वहीं से रोज 1 किलो मंगा लेंगे। हाँ, नरेंद्र मोदी देने आएगा तेरे को 1 किलो रोज, है ना, नॉनसेंस। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मींस मैक्सिमाइजिंग इनकम ऑफ द कंपनी। कैसे, बहुत सारे रास्ते हैं इनकम, ठीक है। इन्वेस्टर्स परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी होपिंग टू गेट मैक्सिमम डिविडेंड। इन्वेस्टर्स क्यों परचेस करते हैं, आज हमने हेरिटेज फूड का एग्जांपल लिया, तो लोग हेरिटेज फूड के शेयर्स क्यों खरीदेंगे, उनको लगा कि दो गवर्नमेंट में उनके पप्पा है, कंपनी के पप्पा की कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट में भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनकी वजह से चलती है, तो फिर ये कंपनी तो चलनी ही चलनी है, इस कंपनी में तो प्रॉफिट होना ही होना है, ठीक है ना, तो हमें डिविडेंड भी कैसा मिलना ही मिलना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इस अप्रोच के हिसाब से company should earn maximum profit out of its available resources and dividend policy should be based on the maximization of profit। इसीलिए कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहिए अवेलेबल रिसोर्सेज से, ठीक है। देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है, समझ रहे हो, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, हमारी जो ये बेंचेस है, यहाँ पे अगर 11 बेंचेस पड़ी है तो इस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करके इस क्लास की क्षमता है 33। कितनी है, 33। 33 के हिसाब से अगर हम 33 को, हमारी जो 12th स्टैंडर्ड की फीस है 36,000, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करें वॉट एवर द अमाउंट कम्स, ये यहाँ पे एक बैच का, 12th स्टैंडर्ड के एक बैच का जो 1.5 घंटे में यहाँ पे बैठते हैं उसका मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे अगर एक बंदा कम बैठता है 33 से, तो वो मुझे 36,000 का नुकसान है, ठीक है। अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं मेरे पास, 33 सीट अवेलेबल है, एक बंदा कम बैठता है तो वो मेरा बेसिकली कैसा है, नुकसान है। तो रिसोर्सेज मेरे पास बैठने की क्षमता 33 की है, तो वो 33 आ जाए तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। सर 34 आएगा तो कैसे, सर पे बिठाऊंगा, तो वो फिर एक लिमिट है मैक्सिमम प्रॉफिट की, एटलीस्ट इस पर्टिकुलर क्लास की जो मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है। फिर मैं रिसोर्सेज बढ़ा दूं, एक बड़ा सा क्लास ले लूं, देन वो उसका मैक्सिमम कैपेसिटी अलग हो जाएगा।
हमें कभी भी रटना नहीं है, हमें कंसेप्ट को हमारे दिमाग में घुसाना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट विद द यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जैसे रिसोर्सेज उसका एक, वो रिसोर्सेज के हिसाब से प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन का एक लिमिट आ जाएगा, ठीक है ना। अगर उस क्लास की कोई एक नया क्लास लेते जिस क्लास की क्षमता 60 है, तो उस हिसाब से मैक्सिमम प्रॉफिट का भी क्षमता बढ़ जाएगा मैक्सिमम। अब वहां पे सर यहाँ पे दूसरा भी तो रास्ता है ना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का। अगर आपको बढ़ना है, ये जो 36,000 है उसको 72,000 कर लो। वो बेटा जो मार्केट में चलता है वही रेट चलता है। फिर ज्यादा क्या होता है, सोने की मुर्गी होती है ना, तो हम उसको काट देते हैं। अब सोने की मुर्गी को काट दिया तो अंदर से क्या अंडा निकलेगा? नहीं निकलेगा। वो एक दिन में एक अंडा देती है, ले ले, ठीक है ना। वैसे मुर्गी की कैपेसिटी एक साल में 90 अंडे देने की होती है। मुर्गी की कैपेसिटी क्या होती है? 90। और आजकल की जो इम्प्रूव टेक्निक है, हम उनको इंजेक्शन दे दे के, ठीक है ना, हम तकरीबन 320-330 अंडे लेते हैं उससे, ठीक है ना। तो बहुत गलत बात है और काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता है, ठीक है ना। साइंस की बातें कर रहे हैं तो फिर बता ही दूँ। जैसे ही हमारी लड़कियों को पीरियड्स आते हैं, ठीक है ना, इट इज़ देयर पीरियड्स, आप समझ रहे हो। और जब ये पीरियड्स आते हैं तो कितना दर्द होता है। तो वो जो मुर्गी है वो एक अंडे निकालने के लिए हर रोज वो दर्द से गुजरती है, ठीक है ना। तो हम उनको कितना त्रास देते हैं वो एक अंडे के लिए, समझ रहे हो। और जब ये औरतें ज़्यादा समझ सकती है कि हम कितने, और फिर हम ऐसा बोलते हैं कि दिवाली के दिन फटाके मत फोड़ो, समझ रहे हो, पतंग मत चगाओ। भाई आप और क्या क्या करते हो वो आप नहीं बताओगे, सिर्फ ऐसा बोल दिया दिवाली के दिन फटाके मत फोड़ो, बराबर है, एनिमल डर जाते हैं, पतंग मत चगाओ, कबूतर को लो, एग्रीड। बट व्हाट अबाउट यू गाइस, आप जो अंडा खाते हो, आपकी जो अंडे की रिक्वायरमेंट है, वो एक अंडे के लिए मुर्गी को कितना सहन करना पड़ता है, वो कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। आप क्या ही बोलूं मैं, योग्य आगे बढ़ू मैं, नहीं सोचा। सोचो, हर एक चीज को सोचो, सिर्फ एक चीज को मत सोचो, उत्तरायण के दिन के मत सोचो, आप समझ रहे हो। फिर वो क्या बोलते हैं इसको, इन लोगों का कुछ बकरी ईद होता है तब बकरे को काटते, वो दर्द नहीं दिखता इनको, ठीक है। हाँ मतलब वो दर्द नहीं दिखता है इनको। तो अगर भाषण देना है तो सबको दो, वाई ओनली हिंदू कम्युनिटी, समझ रहे हो। हम आगे बढ़े बेटा, ठीक है। हम पतंग चगाना बंद कर देंगे, पूरे विश्व में सब लोग वेजिटेरियन हो जाओ, योग्य, ठीक है। हम फिर से देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मींस मैक्सिमाइजिंग इनकम ऑफ द कंपनी। प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? जब इनकम बढ़ जाएगी। इन्वेस्टर्स परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी। क्यों परचेज करेंगे भाई? होपिंग टू गेट मैक्सिमम डिविडेंड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इस अप्रोच के हिसाब से इस कंपनी शुड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज एंड डिविडेंड पॉलिसी शुड बी बेस्ड ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। देखो अगर आप इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को, है ना भावना दीदी, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को देखो, रटना अलग चीज है, याद रखना अलग चीज है। पहली लाइन में क्या लिखा है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? मैक्सिमाइजिंग इनकम ऑफ द कंपनी। पहला लाइन क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मींस इज इक्वल टू मैक्सिमाइजिंग इनकम ऑफ द कंपनी। ये पहला लाइन हो गया। दूसरा लाइन क्या है? इन्वेस्टर्स परचेज शेयर्स। इन्वेस्टर्स परचेज शेयर्स क्यों खरीदते हैं भाई? होपिंग टू गेट मैक्सिमम डिविडेंड। तीसरे लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं। अब दोनों, अभी ये जो दोनों अप्रोच है, दो लाइन हुआ ना हमारा, तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, कैसा? अकॉर्डिंग टू, आपको ये दो लाइन क्या बोलना चाहती है? देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कंपनी शुड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज। पहली लाइन के हिसाब से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है और दूसरी लाइन के हिसाब से डिविडेंड दे देना है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कंपनी शुड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट
आउट ऑफ इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज एंड डिविडेंड पॉलिसी शुड बी बेस्ड ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? बेस्ड ऑन द, जो तीसरी वाली जो बड़ी लाइन है, लोगों को रटने में 3-3 घंटा होता है, इट इज एक्चुअली रटना नहीं है, वो ऊपर से ही पैदा हुआ है। कैसा लखन बेटा? योग्य, ठीक है। इन एडिशन, इससे भी ज्यादा यही अप्रोच, कौन सा अप्रोच बेटा? यही अप्रोच सजेस्ट दैट कंपनी शुड एक्सेप्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स ओनली। ये अप्रोच के हिसाब से कंपनी को कैसे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने चाहिए? प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल और प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट को ही एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई डाउट है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल भी डाउट नहीं है। कंपनी कैन इंक्रीज अर्निंग पर शेयर थ्रू द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कंपनी पर शेयर, अभी हमने बात नहीं किया 10 रुपए का शेयर मेरा कितने तक, तो एक शेयर के ऊपर 17 रुपए बढ़ गए। तो कंपनी कैन इंक्रीज अर्निंग पर शेयर थ्रू द ऑब्जेक्टिव ऑफ, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा पर शेयर अर्निंग भी बढ़ता जाएगा। 10 रुपए का शेयर 2000 तक चला जाएगा, 10,000 तक चला जाएगा, ठीक है ना। कुछ लोग मार्केट के हिसाब से, के जैसे गादड़िया प्रवाह क्या है गुजराती में, है किसी कंपनी ने 100 शेयर खरीदे, किसी ने 1 लाख खरीदे, तो हम भी खरीद लेते मार्केट के हिसाब से। ऐसा नहीं होता है, ट्रेंड देखना पड़ता है, प्रॉफिट ट्रेंड देखना पड़ता है। हर 3 महीने के पिछले 4 या 5 क्वार्टर के रिजल्ट देखने, अगर कंटिन्यूसली प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो कंपनी का शेयर अगर कभी 10 रुपए था तो वो 1 साल में 1000 तक चला जाएगा। ऐसा हुआ है काफी बार, है ना। और आपको बाद में पता चलता है, भाई वो लोग जो इन्वेस्ट करते हैं ना, उन लोगों को पता होता है दैट दिस कंपनी इज इंक्रीजिंग इट्स प्रॉफिट, ठीक है ना। बहुत सारे रेशियोज भी होते हैं वहां पे। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, सीए पढ़ोगे, सीए इसलिए सबसे ज्यादा कमाते हैं इंडिया में, डॉक्टर्स से भी ज्यादा कमा लेते हैं। डॉक्टर्स, हमें लगता है कि एक 15 मिनट का ऑपरेशन किया 1.5 लाख ले लिया, बट एट द सेम टाइम सीए क्या करता है, उसको बहुत ऑडिट इंटरनल इंफॉर्मेशन रहती है बहुत सारी कंपनी के बारे में, ठीक है ना। बाइजूस गिरने वाला था, वो भी सीए की पूरी लिंक को पता था, क्योंकि उसके जो ऑडिट में जो इश्यूज आए थे वो सीए लोगों को पता रहता है, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो वो लोग प्रॉफिटेबल कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और हद से ज़्यादा पैसे कमाते हैं, समझ रहे हो। और सीए 2047 तक सीए में कभी भी डिमांड में कमी आने वाली नहीं है। आईएएस का फिर भी मैंने आपको बताया था, है ना। और इट्स नॉट लाइक दैट वी आर नॉट डीलिंग इन आईएएस, दैट इज व्हाई वी आर, यू कैन गूगल द नंबर्स कि इंडिया में कितने आईएएस की ज़रूरत है, कितने आईपीएस की ज़रूरत है, और कितनी खाली जगह है, और कितने लोग उत्सुक है आईएएस बनने के लिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। कैन एम आई सपोज टू रिवाइज ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। यू गाइज गॉट द सेम, है ना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, देखो हम पढ़ रहे थे 8.1.2 ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो अभी हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जिसके बारे में भी इसी लेक्चर में हमने शुरुआत में पढ़ लिया है बेटा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज नेट प्रेजेंट वैल्यू। हमें कैसे मिलेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू? ये रहा बेटा, देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ माइनस इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे मैं बहुत बड़ा एग्जांपल ले सकता था, बहुत कुछ चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकता था, लेकिन मैंने एक छोटे से एग्जांपल से आपको बता दिया। 27 - 10 इज इक्वल टू 17, ठीक है ना, योग्य, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज नेट प्रेजेंट वैल्यू। कैसा वैल्यू बेटा? NPV। The net present value creates wealth for the shareholders. प्रिंस, नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है, इसी की वजह से जो शेयर होल्डर्स है उनका एक वेल्थ क्रिएट होता है। आप देखो किसी पर्टिकुलर लोगों का जो पिछले 15-20 सालों से एप्पल समझते हो, उसके शेयर को पकड़ के बैठे हैं, उनका नेटवर्थ देखो, उसने बेचा ही नहीं, बेचा ही नहीं, बेचा ही नहीं। एक बंदा ऐसा है जो हमेशा एप्पल के शेयर को बेचता है, खरीदता है, बेचता है, खरीदता है, ठीक है, वो बंदा भी बहुत बड़ा बन गया, समझ रहे हो। किसी पर्टिकुलर कंपनी के फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को देख के उसी के साथ डीलिंग करना, उसी शेयर में खेलते रहना, उसी शेयर की वैल्यूज कब अप जाएगी कब डाउन जाएगी उसका बादशाह बनना, है ना, और वही आपको बहुत कुछ बना लेता है, ठीक है ना, समझ रहे हो। कब उस शेयर से बाहर निकलना, वापस अंदर घुसना, ठीक है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी 180 रेट है ना, और फ्यूचर में डाउन होगा तो अभी निकल जाओ,
फिर वापस डाउन गया 150 तक गया, आपने वापस खरीदा, ठीक है। फिर आपको लगता है ये अब जाएगा अब जाएगा अब जाएगा, तो आपको लगा 190 तक जाने वाला था, चला गया। तो अगर आपको लगता था 190 तक जाएगा और चला गया, तो वापस आपने बेच दिया, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है वापस ये कुछ डाउन जाएगा, और आपके हिसाब से वापस वो डाउन गया 140 तक गया, वापस बेच दिया वापस। आप समझ रहे हो? तो वो खरीदा बेच, खरीद बेच। कुछ लोग जब ऊपर जाते हैं ना तब खरीदते हैं, नहीं, ऊपर जाते तब बेचना होता है, प्रॉफिट बुक करके निकलना होता है, वापस जब डाउन जा रहा है तब खरीदना होता है। एक्चुअली इन्वेस्टर्स जो होते हैं, रियल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ऐसे कमाते हैं। हम लोग नॉर्मल जो लोग, हम बोलते हैं ना कि काफ़ी, हाँ, शेयर बाजार में नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार में जब भी पैसे डालते हैं नुकसान हो जाता है। वो नुकसान इसलिए होता है बिकॉज एक नॉर्मल जो इन्वेस्टर होता है, नॉर्मल मैंगो पीपल, कैसे पीपल, आम आदमी, ये क्या करता है, वो शेयर खरीदता है जो ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, पर जो ऊपर जा रहा है उसको नीचे भी तो आना है बेटा। तो आप जब खरीद रहे हो, उसकी सैचुरेशन पॉइंट है तब उसको खरीद रहे हो, ठीक है ना, समझ रहे हो? तो गलत है। ऊपर जा रहा है तो ऊपर उसको डाउन तो आना ही आना है बेटा। तो ऊपर जा रहा है तो इट इज अ सेलिंग टाइम, एक प्रॉफिट बुक करके निकलना है। और जब डाउन जा रहा है ना, जब सब बेच रहे हैं तब आपको खरीदना है, क्योंकि सब बेच रहे हैं। अब ये कितना डाउन जाएगा, अब वो डाउन कितना जा रहा है वो भी एक देखने लायक। अभी मार्केट डाउन है, तो एक शेयर है जो जिसका मेरा भी रेट एक लगा के रखा था कि 320 से 400 तक चले जाना चाहिए, अभी तक दिवाली तक 400 जाना चाहिए था। वो शेयर मेरे एस्टिमेशन से एकदम गलत चला गया। उसके पास इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट है, वो 230 पर खेल रहा है अभी, ठीक है, समझ रहे हो? तो समटाइम्स हमारे प्रेडिक्शन भी रॉन्ग चले जाते हैं, समझ रहे हो? बट ये शेयर अगर पकड़ के बैठे हैं, ठीक है ना, तो वो एटलीस्ट 500 तक जाएगा। अभी तो मैं 400 नहीं बोल रहा हूँ, 500 तक जाएगा, बट वी हैव टू होल्ड द सेम। अगर यहाँ पे पैनिक मार के बेच दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब 300 में खरीदा हुआ शेयर अगर आप 230 में पैनिक मार के बेच रहे हो तो पर शेयर 70 रुपीज़ का नुकसान हो रहा है ना। और अगर मेरे पास 1 लाख शेयर है तो मैं 70 लाख का नुकसान कर रहा हूँ। कितना? 70 लाख का। बहुत गलत है। मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से ये 500 तक जाएगा, तो 500 तक चला जाएगा, तो मेरा जो 300 का परचेज है तो वो 200 के हिसाब से मेरे को 5 2 10, ठीक है, आप समझ रहे हो कितना सारा फायदा हो जाएगा मेरे को, जितने भी वॉट एवर द शेयर इज, ये पर शेयर मेरे को, ये समझ रहे हो ना, ठीक है, योग्य। आगे बढ़े बेटा। वो कैलकुलेशन में क्या समझाना चाहता था, वो क्यों 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो 500 से मल्टीप्लाई, मेरे पास जितने शेयर थे उसको 200 से मल्टीप्लाई करना था। हाँ, 500 से मल्टीप्लाई नहीं करना था, वो जितने भी शेयर है उसमें 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। मैंने वो समझाते समझाते गलत मल्टीप्लिकेशन कर दिया था। इट्स ओके, आप लोग समझ गए कि अगर वो 200 अब गया और मेरे पास 1 लाख शेयर है तो मुझे 2 करोड़ का फायदा होगा। योग्य बेटा, ठीक है, पार्टी कराऊंगा, टेंशन मत लो। ऑब्जेक्टिव ऑफ पतंग में लेके जाऊंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मेरा 190 का क्या किया तुम लोगों ने? द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज नेट प्रेजेंट वैल्यू। द नेट प्रेजेंट वैल्यू, इधर से ना लाभ, नॉट पॉसिबल। द नेट प्रेजेंट वैल्यू, द नेट प्रेजेंट वैल्यू क्रिएट्स वेल्थ फॉर द शेयर होल्डर्स। कोई डाउट है प्रिंस? नहीं है। हैंस द फिनेंशियल डिसीजंस रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू शुड ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। इसका मतलब क्या? फाइनेंशियल डिसीजंस रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू शुड ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। हमें कैसे फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं जो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू बढ़ा दे, ऐसे ही डिसीजन कंपनी में एक्सेप्टेड होने चाहिए, है ना। हम अगर कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जिससे नेट प्रेजेंट वैल्यू कम हो रही है तो हमारे लिए कैसे है? खतरनाक है, ठीक है ना। जैसे कल भी मैंने बाइजू का एग्जाम्पल लिया था
ठीक है, समझ रहे हो। जब जोमेटो का शेयर आया था ना, जोमेटो, तो जोमेटो, समझ रहे हो, तो एक बार हाई पे जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, डोंट नो, एक बार आने के बाद बहुत ज़्यादा डाउन हुआ था। फिर उसने अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट किया, उसकी पॉलिसी, उसने प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करी, ठीक है। अब उसका शेयर अभी थोड़ा सा हल्का सा अच्छा है, समझ रहे हो। तो उसने डिसीजन ऐसे लेने चाहिए कि जैसे उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसी हो जाए, अच्छी हो जाए, ठीक है। आप समझ रहे हो चीज़ों को। Hence, the financial decision resulting in increasing net present value should only be accepted by the company. The wealth maximization approach is based on the concept of cash flow. ये कैश फ्लो का जो कॉन्सेप्ट है हमें इसी साल अकाउंट में पढ़ना है। कहाँ पे पढ़ना है बेटा? अकाउंट में पढ़ना है, चैप्टर 6 में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा भाषण देने में नहीं जाऊँगा। ओनली कैश फ्लो इज कंसिडर्ड एज अ मेजरमेंट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इग्नोर्ड, ठीक है, एंड द अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इग्नोर्ड। मैंने जैसे इसके अगले वाला पैराग्राफ को वैसे हाईलाइट नहीं किया था, ऐसे इसी पैराग्राफ को भी हाईलाइट कर लेता हूँ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज नेट प्रेजेंट वैल्यू। और अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू बढ़ रही है तो शेयर होल्डर्स का वेल्थ भी बढ़ेगा। द नेट प्रेजेंट वैल्यू क्रिएट्स वेल्थ फॉर द शेयर होल्डर्स। और अगर वेल्थ क्रिएट करता है तो कंपनी कोई भी फाइनेंशियल डिसीजंस लेती है तो वो ऐसे डिसीजन होने चाहिए जो हमेशा नेट प्रेजेंट वैल्यू बढ़ा रही है, ठीक है ना, शुड ओनली बी एक्सेप्टेड। Hence, the financial decision resulting in increasing the net present value should only be accepted by the company. The wealth maximization approach is based on the concept of cash flow. ये जो wealth maximization approach है वो किसके ऊपर बेस करता है? कैश फ्लो के कंसेप्ट के ऊपर। और कैश फ्लो के कंसेप्ट, ओनली कैश फ्लो इज कंसिडर्ड एज द मेजरमेंट, मेजरिंग रॉड, और अकाउंटिंग प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? इग्नोर। द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ इज द डिफरेंस बिटवीन, जब, हालांकि मैं ऑलरेडी ये फॉर्मूला आपको बता चुका हूं, तो वो फॉर्मूला को लाइन में लिखने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो उसके ऊपर मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, ठीक है। योग्य। द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। कोई डाउट है बेटा? नहीं है। ये फॉर्मूला, हम आगे बढ़े, चलो। फिनेंशियल मैनेजमेंट शुड टेक सच फिनेंशियल डिसीजंस बाय विच वेल्थ ऑफ द कंपनी इज मैक्सिमाइज्ड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ऐसे डिसीजन लेने चाहिए, ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने चाहिए जिसके द्वारा कंपनी की वेल्थ बढ़ती ही बढ़ती जाए। कोई डाउट है बेटा? ऑलरेडी इसके आगे वाले पैराग्राफ में ये लाइन आज कि वो फिनेंशियल मैनेजमेंट को ऐसे डिसीजन लेने चाहिए, ठीक है ना, जिससे मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ हो, सॉरी। इफ द वेल्थ ऑफ द कंपनी इज मैक्सिमाइज इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी इन द स्टॉक एक्सचेंज। अभी बोला, अगर वेल्थ बढ़ेगी तो वो स्टॉक एक्सचेंज में उसकी प्राइस के अंदर मेंशन होगा ही होगा, ठीक है, दर्शाएगा। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विल इंक्रीज इन द शेयर मार्केट, एज अ रिजल्ट शेयर होल्डर्स वेल्थ विल बी मैक्सिमाइज्ड, ड्यू टू दिस शेयर होल्डर्स असेट्स विल बी इंक्रीज्ड। फिर से रिपीट कर लेते हैं, फिनेंशियल ऑलरेडी रिपीटेड चीजें हैं। फिनेंशियल मैनेजमेंट शुड टेक सच फाइनेंशियल डिसीजंस बाय विच वेल्थ ऑफ द कंपनी इज मैक्सिमाइज्ड। इफ द वेल्थ ऑफ द कंपनी इज मैक्सिमाइज्ड, अगर कंपनी की वेल्थ बढ़ गई, इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी इन द स्टॉक एक्सचेंज। ऑलरेडी मेंशन किया मैंने बाजू में, वो जैसे जैसे वेल्थ बढ़ेगी वैसे वैसे स्टॉक एक्सचेंज में उसकी प्राइस चेंज होगी। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विल इंक्रीज इन द शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में मार्केट प्राइस बढ़ती जाएगी। एज अ रिजल्ट शेयर होल्डर्स वेल्थ विल बी मैक्सिमाइज्ड, ठीक है ना। किसका वेल्थ बढ़ेगा बेटा? ठीक है, ड्यू टू दिस शेयर होल्डर्स असेट्स विल बी इंक्रीज्ड। The objective of wealth maximization is appropriate and universally accepted. The objective of wealth maximization is superior to that of profit maximization. Profit maximization से ये ऑब्जेक्टिव थोड़ा सुपीरियर है। प्रोफेसर सोलोमन क्या बोलते हैं? आपको पता है सोलोमन ग्रैंडी बॉर्न ऑन संडे, वो वाला राइम आता था कि नहीं आता था? हमें आता नहीं, I'll let you know। फिर वो उधर तक मर जाता था। सोलोमन ग्रैंडी है वैसे,
बॉर्न ऑन मंडे है। अच्छा, वो बच्चों की राइम है, ठीक है ना, मैं नर्सरी राइम है। अच्छा, वेरी गुड। बताऊँ क्या? Solomon Grundy, born on a Monday, christened on Tuesday, married on Wednesday, took ill on Thursday, was on Friday, died on Saturday, buried on Sunday. This is the end of Solomon Grundy. You know, ठीक है, नो इश्यूज। इसको शायद 1929 में, ओके, सोलोमन ग्रैंडी, ये हमें पढ़ने में आता था। कैसा था पढ़ने में? मिला सोलोमन ग्रैंडी, GRUNDY। इट्स नर्सरी राइम। कोई डाउट है बेटा? अच्छा, नर्सरी में आप पढ़ते कहाँ पे थे? ठीक है, योग्य। डायपर पहन के जाते थे ना नर्सरी में? अच्छा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अगेन इज अप्रोप्रिएट and universally accepted. The objective of wealth maximization is superior to that of profit maximization. Professor Solomon has favored the objective of wealth maximization. This is Sigma Institute of Excellence. अभी का ये जो वीडियो है थोड़ा छोटा रहेगा, ठीक है ना?